नमस्कार दोस्तों, पीआरडी करियर गाइडेंस के एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास में सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चा 10th क्लास पास करके 11th क्लास में पहुंचता है तब उसके सामने एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है। कई सारे बच्चों के सामने ये कन्फ्यूज़न रहता है कि 11th क्लास में उन्हें किस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए, उन्हें किस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट उनके फ्यूचर के लिए, करियर के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, तो यह वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जो सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के कंफ्यूज हैं, अपने करियर ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th के रिज़ल्ट को लेकर के सारी दुविधाएं, सारी शंकाएं समाप्त हो चुकी हैं। चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों बोर्ड के द्वारा इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि अब 10th के एग्ज़ाम नहीं होंगे और एक एवरेज मार्किंग के आधार पर और बच्चे की जो एनुअल परफॉर्मेंस है उसके आधार पर मार्कशीट तैयार होंगी और बच्चे को मिनिमम लेवल पे बच्चे को, हर बच्चे को लगभग पास कर दिया जाएगा। एमपी बोर्ड ने तो इसको क्लियर ही किया है कि यदि बच्चा प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं है, तो उसको पास कर दिया जाए। फिर इसके बाद अब बच्चे को सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसा करें, कौन सा सब्जेक्ट उसके फ्यूचर में उसके लिए उपयोगी रहेगा, इसको लेकर के आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रीम को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न है वो स्ट्रीम का ही पैटर्न रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें लगभग उसी मोड में चलती हैं, इसलिए हम स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले सामान्यतः मैं आपको प्रक्रिया से परिचित करा दूं कि जब आप 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। कितने? 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है, जिसमें से एक आपका जो है जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश के तौर पर लिया जाता है। दूसरा सब्जेक्ट जो सामान्यतः बच्चे लेते हैं उसमें क्या ले लेते हैं कि यदि उन्होंने इंग्लिश लिया है तो हिंदी ले लेते हैं, हिंदी लिया है तो इंग्लिश ले लेते हैं। और इसके अलावा जो सीबीएसई का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे हिंदी ना लेकर के फिजिकल एजुकेशन या कई सारी चीज़ों को अलग अलग ले लेते हैं। इसको लेकर के मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं मेनतः स्ट्रीम या 3 जो अदर सब्जेक्ट हैं। इन 2 सब्जेक्ट को लेकर के शायद ही किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न रहता है या इनको लेकर के कोई बहुत दुविधा भी नहीं होती है। जो मेन होता है वो होता है कि हम मैथमेटिक्स लें, बायोलॉजी लें, या फिर हम कॉमर्स के सब्जेक्ट ले लें, या फिर हम ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ले लें, आर्ट के सब्जेक्ट ले लें। तो इनमें से हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए सही होगी। तो मैं आज इस कोशिश करूँगा कि मैं एक पूरा तो नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन फिर भी इनकी कई सारी चीज़ों को मैं समेटने की कोशिश करूँगा। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ मैथमेटिक्स को लेकर के कि आप सबसे पहली स्ट्रीम है साइंस मैथ्स स्ट्रीम। मैथ्स स्ट्रीम में आपको क्या करना है, ये साइंस स्ट्रीम है बेसिकली। इसमें आपको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना होता है। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स मतलब गणित, फिजिक्स मतलब भौतिकी और केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। इसके साथ साथ हर बोर्ड के बच्चों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहें तो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे बायोलॉजी भी ले लें। ये इसलिए ऑप्शन दिया जाता है कि कई बार बच्चे ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मैथ्स सही है कि बायो सही है, उनको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो यदि आपको क्लियर है कि मुझे मैथ्स से पढ़ना है तो बायो ऑप्शनल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मैथमेटिक्स लीजिए, फिजिक्स लीजिए और केमिस्ट्री लीजिए। इन 3 सब्जेक्ट को लेकर के यदि हम बात करें तो आपके पास करियर में 12th क्लास के बाद से लेकर के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। चाहे आप आगे की पढ़ाई को लेकर के बात करें, चाहे आप जॉब को लेकर के बात करें, चाहे आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के बात करें, तो कई सारे जॉब ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल रहते हैं। और इन शॉर्ट में कहूँ तो मैथ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर के 12th करने के बाद आप लगभग हर फील्ड में जा सकते हो। यदि मैथ साइंस लेकर पढ़ने के बाद आप बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यदि आप कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हो कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। आर्मी की सिविल सर्विस, आर्मी की बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें आपको मैथ्स, साइंस और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होना कंपलसरी होता है।
तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यदि देखा जाए तो होलसेल लमसम में मैथमेटिक्स के साथ स्टडी करना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मेहनत मांगते हैं, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपसे डिमांड करते हैं और आपको एक बहुत अधिक मेहनत 11th और 12th क्लास में बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके सब्जेक्ट पे बहुत अधिक काम करना पड़ता है। मेनली यदि हम बात करें कि हम कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स आपको पता होगा दो एग्ज़ाम इंजीनियरिंग के कंडक्ट होते हैं। सबसे पहले होता है जेई मेंस और दूसरा होता है जेई एडवांस। ठीक है, जेई मेंस जो होता है वो एनआईटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होते हैं या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होते हैं, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो जेई मेंस के थ्रू बच्चों का सिलेक्शन कराते हैं। फिर इसके बाद आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इनमें यदि आपको प्रवेश लेना है तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कहाँ पर आप पहले मेंस क्लियर करें, मेंस क्लियर करने के बाद आप एडवांस में बैठें और एडवांस की मेरिट से ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सिलेक्शन होता है। लेकिन इसके अलावा भी देश में कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, स्टेट में भी कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। मैथमेटिक्स करने के बाद आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बैठ सकते हैं। सिविल सर्विसेज में के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। टीचिंग के हिसाब से यदि मैथ्स की फील्ड देखी जाए तो बहुत अच्छी फील्ड होती है, तो टीचिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स टीचर के रूप में, फिजिक्स टीचर के रूप में, केमिस्ट्री टीचर के रूप में। तो एक बहुत ब्रॉड स्कोप फील्ड है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की। साइंस में आप मैथ सब्जेक्ट ना लेकर के आप केमिस्ट्री ले लेते हैं, केमिस्ट्री के साथ आप फिजिक्स ले लेते हैं और फिजिक्स के साथ आप बायोलॉजी ले लेते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट को लेकर के जो कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप फ्यूचर में किसी भी तरीके की मेडिकल से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें बैठ सकते हैं। आप एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए उसमें हिस्सा ले सकते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर जो BA-MS की डिग्री जिसके थ्रू दी जाती है उसके लिए एग्ज़ाम होता है, स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं, सारी स्टेट्स में होते हैं, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। BA-MS एक होता है बैचलर इन होम्योपैथी, तो होम्योपैथिक डॉक्टर आप बनने के लिए आपको 12th क्लास 11th और 12th क्लास बायोलॉजी से होना ज़रूरी है। इसके अलावा पैरामेडिकल से रिलेटेड कई सारी ऐसी पोस्ट होती हैं, कई सारी ऐसी एजुकेशनल डिप्लोमा और पाठ्यक्रम के कोर्स होते हैं जो कि अलग अलग मेडिकल कॉलेज में चलते हैं, जो 12th के बाद किए जाते हैं। ये 1-2 साल के होते हैं, जिनमें कई सारे नर्सिंग के कोर्स होते हैं, कई सारे असिस्टेंट के कोर्स होते हैं। तो इन सारे कोर्सेज़ के लिए बायोलॉजी आपकी अनिवार्य होती है। और यदि आप बहुत बड़े स्तर पर मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, 2 या 3 साल के बाद आप कोई ठीक ठाक जॉब लेना चाह रहे हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि 12th बायोलॉजी से करके 2-3 साल की, चाहे आप नर्सिंग की ट्रेनिंग ले लीजिए, चाहे ये अलग अलग तरीके के वेटनरी में डिप्लोमा होते हैं, मेडिकल की कई सारी फील्ड में डिप्लोमा होते हैं, तो इस तरीके इन डिप्लोमा वगैरह को करके आप इस फील्ड में एक सहायक के तौर पर काम कर सकते हैं। यदि आप पढ़ाई को आगे रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं। आप बायोलॉजी से BSc भी कर सकते हैं। आप उससे नहीं करना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटी या आर्ट के सब्जेक्ट को लेकर के BA कर सकते हैं। आप कॉमर्स का ऑप्शन भी आपके लिए पूरे तरीके से खुला रहता है। यदि आपने 12th साइंस से की है तो आप साइंस से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वर्तमान में कंप्यूटर का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस हो गया है। आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट को छोड़ के कंप्यूटर को साथ में लेकर के भी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो बायोलॉजी दूसरे नंबर पे मैं किसी चीज़ को कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए बताया कि मैथ्स से यदि आप करते हो तो आप बायो में कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन यदि बायो से आप 11th-12th करते हो तो मैथ्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। हाँ, यदि आप चाहें कि ऑप्शनल के तौर पर हम मैथ्स को रखना चाहते हैं तो मैथ्स को आप रख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे। उसमें फ़ायदा ये रहता है कि उसमें केवल आपको पास होना आवश्यक रहता है और उसके परसेंटेज जो होते हैं, यदि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं उसके परसेंटेज आपके मेन एग्ज़ाम की जो मेन मार्क्स की लिस्ट है उसमें ऐड नहीं होते हैं। और कई बोर्ड में ये सुविधा दी गई है कि यदि आप मेन सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपको बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं या फेल होने की स्थिति में है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं
उसके आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। लेकिन इसके साथ साथ घाटा ये है कि आपको इस ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई भी अलग से करनी होती है। कई ऐसे बच्चे जो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें मैथ्स लेनी चाहिए या बायोलॉजी लेनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, मैथ्स के साथ बायोलॉजी ऑप्शन या बायोलॉजी के साथ मैथ्स को ऑप्शनल लेकर के चलते हैं। तो ये हमने दो भी बात कर ली, साइंस स्ट्रीम की बात कर ली। साइंस स्ट्रीम में CBSE में यदि हम देखें तो और कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जब आप तैयारी करेंगे उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देंगे तो वो एक सेट ऑफ सब्जेक्ट आपकी 12th क्लास की मार्कशीट में होना ज़रूरी है। तो इसको आप प्रॉपर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स फील्ड की यदि हम बात करें तो बहुत अच्छी फील्ड है अपने आप में, बट इसके लिए एक पूरा का पूरा अलग क्राइटेरिया, एक अलग तरीके की आपके अंदर एक वर्किंग सिस्टम एक डेवलप होना चाहिए। शहरों में देखा जाए तो बच्चे मैथ्स और साइंस की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं और कॉमर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि शहरों में कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड जॉब बहुत आसानी से उपलब्ध होते हैं। बड़े शहरों में हम बात करें, जो जैसे मान लीजिए हम यदि ये MP में बात करें तो भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है, इंदौर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, शहरों में बच्चे कॉमर्स फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय टाउन लेवल के क्योंकि टाउन लेवल पे इनके लिए करियर ऑप्शंस की बहुत कमी होती है। शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, छोटी प्राइवेट कंपनियां भी है, तो उनका टर्नओवर बहुत बड़ा होता है। ऐसी कंडीशन में उन्हें मार्केटिंग कराने के लिए लोग चाहिए होते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड बंदे चाहिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े और कई बड़ी मात्रा में वहाँ पर बैंक्स होते हैं, फार्म्स होती हैं। तो वहाँ पर जा कर के यदि आप किसी बड़ी सिटी में जा कर के अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन के बाद ही आप एक ठीक ठाक स्तर की जॉब चाहते हैं, या मान लीजिए आप चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो इस तरीके की यदि आपको जॉब चाहिए है, मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब चाहिए है, तो ऐसी जॉब के लिए आपको जो अकाउंटिंग, बिजनेस एंड अकाउंटिंग के हिसाब से हम कहें उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बिजनेस मैनेजमेंट भी होता है, उसमें अकाउंटिंग भी आपको पढ़ाई जाती है, और उसमें कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से आप इकोनॉमिक्स का आप सिलेक्शन वहाँ पर कर सकते हैं, और ये 3 मेन सब्जेक्ट के तौर पर आप वहाँ पर करेंगे। तो बिजनेस स्टडीज़ आप करेंगे, अकाउंटिंग को आप पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप वहाँ पर इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। करियर ऑप्शंस के तौर पर हम बात करें तो आप आसानी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या ट्वेल्थ करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। 12th के बाद आप चार्टर अकाउंटेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट होती है कॉस्ट एनालिसिस से रिलेटेड, एक डिप्लोमा होता है 3 या 4 साल का पूरा इसका एक कोर्स होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी बहुत डिमांड होती है। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैंकिंग से रिलेटेड जो हैं या अलग अलग कंपनीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो काम होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने आप में एक ब्रॉड फील्ड है। सब्जेक्ट के आधार पर हम देखें तो आप 12th करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉमर्स या मैनेजमेंट से लेकर के अलग अलग डिग्री कर सकते हैं, बहुत डिमांड है। साथ ही साथ आप ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकते हैं, बस आप मैथ्स और साइंस की तरफ आप इसमें से नहीं जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बात करें तो ये हमारी कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया। कॉमर्स बैकग्राउंड के हम बात करें तो फिर हमारी फील्ड निकल के आती है, स्ट्रीम निकल के आती है जिसे हम कहते हैं जनरल आर्ट्स कहते हैं और ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ के यदि हम सब्जेक्ट को लेकर के बात करें तो इसमें आपको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जैसे कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ती है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी पड़ती है। तो इसमें से किसी 3 सब्जेक्ट का आपको सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि मैं बात करूं हिस्ट्री, मतलब आप जनरल तौर पर बच्चे क्या करते हैं, इतिहास ले लेते हैं, भूगोल ले लेते हैं और राजनीति शास्त्र ले लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतिहास भूगोल के साथ साथ आपका राजनीति शास्त्र न लेकर के अर्थशास्त्र ले लेते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिलेक्शन आपका 3 सब्जेक्ट का यहाँ पर भी चलता है। इसमें ज़्यादातर वो बच्चे जाते हैं जिनका मैथ्स में थोड़ा सा क्राइटेरिया कई बार उतना मजबूत नहीं रहता है, पहली चीज़। दूसरा, जिनको जिनका शुरुआत से ही सिविल सर्विसेज को लेकर के एक एम बना हुआ है कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करनी है,
क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हिस्ट्री की बहुत डिमांड रहती है, ज्योग्राफी की बहुत डिमांड रहती है। तो यदि आपका शुरू से व्यू क्लियर है कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी है, तो भी आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट जॉब में सिविल सर्विसेज में जाने वाले बच्चे होते हैं वो 12th क्लास तक तो क्या होता है, जनरल तौर तक देखा गया है कि वो मैथ्स से रिलेटेड होते हैं, साइंस से रिलेटेड होते हैं, और फिर आकर के ग्रेजुएशन में आकर के वो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो आकर के यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट या आर्ट के सब्जेक्ट हम कहते हैं उनको सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर आगे की पढ़ाई वो उससे करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब 11th 12th कर रहे होते हैं तो आप साइंस के बारे में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि आर्ट के जो बच्चे होते हैं उनको जाकर के साइंस बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। तो यदि आपने 11th 12th में साइंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको आगे चल करके जीवन भर में कभी साइंस को लेकर के कोई परेशानी नहीं बनेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी। एक दो और ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मैं बात करूँगा। कई सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ 11th 12th क्लास में एग्रीकल्चर भी उपलब्ध होता है। तो यदि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेने हैं, एग्रीकल्चर का एक फ़ायदा ये होता है कि परसेंटेज बहुत अच्छे बनते हैं, थोड़ा सा आपका साइंस से टच बना रहता है। और यदि आपको एग्रीकल्चर से ही आगे चल करके बीएससी करना है, बीएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर की फील्ड में कुछ करना है, तो आप एग्रीकल्चर का सिलेक्शन भी वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, कई सारी स्ट्रीम्स हैं। ये हम अब टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियो लेकर के अलग अलग फील्ड, अलग अलग स्ट्रीम्स को लेकर के आपसे रेगुलर मिलते रहेंगे। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है और आप करियर से रिलेटेड आगे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर भी करिए, इसे अन्य दोस्तों तक भी पहुंचाइए जिससे ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उन सभी को प्राप्त हो सके। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। यदि कोई वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगा। बहुत बहुत नमस्कार।